हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉलिटिकल साइंस में। आज का हमारा वीडियो व्लादिमीर इलियच लेनिन, इनका पूरा नाम है यानी लेनिन के बारे में हम बात करेंगे कि लेनिन कैसे विचारक हैं जो रूस की क्रांति के नेता रह चुके थे और वर्तमान युग है जो सोवियत संघ यानी रूस के जो निर्माता है वो भी लेनिन है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सब आज के पूरे कंप्लीट वीडियो में हम लेनिन की ही चर्चा करेंगे और संपूर्ण चर्चा करेंगे, यानी उनका सब कुछ, उनकी रचनाएं, उनके क्या विचार थे साम्यवादी दल को लेकर और साम्राज्यवादी जो विचार है उनके क्या है, क्या उनके सिद्धांत हैं, उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम लेनिन के बारे में जानते हैं थोड़ा। व्लादिमीर इलियच लेनिन 1917 की सोवियत क्रांति का नेता और वर्तमान सोवियत संघ के निर्माता हैं। ये पहली पॉइंट, आप इससे रूबरू होंगे जब सोवियत क्रांति 1917 में होती है तो इसके नेता के रूप में लेनिन रहते हैं और आगे ये साम्यवादी अपनी विचारधारा को रूस में ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व में फैलाने का इन्होंने भी प्रयास किया है, यानी मार्क्स के सिद्धांतों को इन्होंने थोड़ा सा उसमें संशोधन करके और जो साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाया है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे लेनिन जो कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में रूस की उत्पीड़नकारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष कर रहा था, जहाँ पर पूंजीवाद पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। यानी जब 19वीं सदी, इसके पहले लेनिन के पहले 19वीं शताब्दी के लास्ट में हम कार्ल मार्क्स के विचार को पढ़ते हैं जो कि पूंजीवाद को वो पूर्ण रूप से खत्म कर देना चाहता है और राज्य का भी विरोध करता है, राज्य को भी समाप्त कर देने की बात करता है और श्रमिक को अधिनायकवाद का रूप देने की बात करता है। ये सारे विचार जो हैं आप 19वीं शताब्दी के मार्क्स के विचार में सम्मिलित देखेंगे। जस्ट उसी के बाद 20वीं शताब्दी में जब लेनिन आता है तब भी पूंजीवादी जो व्यवस्था होती है वो समाप्त नहीं होती है, बल्कि पूंजीवादी दिन प्रतिदिन विकसित होती जा रही थी। पूंजीपति वर्ग ऐसी अपनी चरम सीमा पे धीरे धीरे पहुंच रहा था, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ था 20वीं शताब्दी में जब लेनिन का काल चल रहा है। तो इसी के आधार पर लेनिन साम्यवादी विचारों में थोड़ा सा संशोधन करता है। वो भी रूस की जो व्यवस्था है उसको देखकर काफ़ी परेशान हो जाता है, तो वह मार्क्स के विचारों का अनुसरण करता है और अपने विचार देता है। लेनिन मार्क्स का अनुयायी और साम्यवादी विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ नए आयाम को जोड़ता है जो इस प्रकार है। ये जो है लेनिन की प्रमुख रचनाएं, इनको आप जितना भी लेनिन के जो विचार हैं उसमें एक एक करके इसकी रचनाओं को भी हम देखेंगे आगे, लेकिन आप इसको एक जगह देख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा और अक्सर ये एग्ज़ाम का टॉपिक है तो इसको एक जगह देखें तो ज़्यादा बेटर होगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है। तो जो सबसे पहला हम देखेंगे इसमें व्हाट इज़ टू बी डन, ये जो तीसरे नंबर का बुक है लेनिन का, इसमें ये कामगारों में चेतना विकसित करने का काम जो है साम्यवादी दल को देता है। तो इसके बारे में ये 1902 में इसकी पुस्तक है व्हाट इज़ टू बी डन, हमें क्या करना चाहिए ऐसा ये बताता है या इसके बारे में यह लिखता है। इसके पहले जो साम्यवादी विचारधारा में मार्क्स था 19वीं शताब्दी के लास्ट समय में, मार्क्स श्रमिकों को अधिनायकवाद की सत्ता देने की बात करता है, लेकिन जब लेनिन का समय आता है तो लेनिन उनके जगह पे साम्यवादी दल के विकास की बात करता है। वही कामगारों यानी श्रमिकों की चेतना को जगाने का काम वही करेंगे। तो यहाँ पे ये अपनी पुस्तक व्हाट इज़ टू बी डन 1902 में देता है। अब हम 1916 की बात करेंगे, पहली बुक जो इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद जिसको कहेंगे, यानी पूंजीपतियों की सबसे हाईएस्ट जो चरम सीमा होगी, यानी पूंजीवाद की सबसे चरम सीमा को ये साम्राज्यवाद का नाम देता है। यानी यूँ कहें साम्राज्यवाद
के सिद्धांत के बारे में भी लेनिन ही बताता है। तो ये इसकी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, साम्राज्यवाद द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। 1916 ईस्वी में ये इसकी पुस्तक प्रकाशित होती है, जो कि साम्राज्यवाद के सिद्धांत पर आधारित है, या यूँ कहे कि इसने साम्राज्यवाद का अपना एक अलग स्वरूप दिया है कि किस आधार पर जो पूंजीवाद की हाईएस्ट स्टेज होगी, हाईएस्ट जो उच्चतम चरम सीमा होगी, उसी को इसने इम्पेरियलिज्म यानी कि साम्राज्यवाद बोला है। तो उसके बारे में इसने दर्शाया हुआ है अपनी इस पुस्तक में। और लास्ट में जो चौथी बुक इसकी आती है, स्टेट एंड रेवोल्यूशन, जो कि 1917 में प्रकाशित होती है। यह समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था में इसने अंतर बताया है। एक इसकी और भी फेमस पुस्तक है, ये देखिए, फाउंडेशन ऑफ लेनिज्म। यानी आपको इसमें 3 पुस्तक को सबसे ध्यान से देखना है। जो पहली पुस्तक आपकी है व्हाट इज़ टू बी डन, यानी इसी टाइम आपको याद भी हो जाना चाहिए, यूँ नहीं कि मतलब बाद में आप इसको याद करें। जब आप पढ़ते जाएंगे आगे तो आपको इन पुस्तकों का देखते जाएंगे किस आधार पर इसने इस पुस्तक को लिखा है, तो आपके दिमाग में ये खुद ब खुद छप जाएंगे। तो व्हाट इज़ टू बी डन 1902, इम्पीरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि 1916 में है। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक स्टेट एंड रिवोल्यूशन, जो कि 1917 में समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था में अंतर करके लेनिन लिखता है। अब हम आगे देखते हैं, मार्क्सवादी चिंतन में लेनिन के विचारों का समावेश, यानी जो मार्क्सवादी चिंतन यानी मार्क्स के जो विचार है साम्यवाद पर, उन्हीं में लेनिन अपने विचार को रखता है, यानी उसमें कुछ संशोधन करके अपने विचार रखता है, या यूँ कहें कि उसमें अपने विचारों को जोड़ता है। तो अर्थात इसी को ही हम लेनिन का मार्क्सवाद का अनुदान बोलेंगे, या लेनिनिज्म कंट्रीब्यूशन टू मार्क्सिज्म। तो इसमें ये 4 पॉइंट हैं, 4 हेडिंग कहेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, यही इसके विचार हैं। रोल ऑफ आइडियोलॉजी, यानी उसकी क्या विचारधारा रही है साम्यवाद में। और दूसरा है थ्योरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी लेनिज्म, यानी लेनिन के साम्यवादी दल का क्या सिद्धांत है। और तीसरी है लेनिन का साम्राज्यवाद संबंधित सिद्धांत, लेनिज्म थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म। चौथा है सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तत्व के स्थान पर साम्यवादी दल के अधिनायक तत्व का विचार। अब हम इसको एक एक करके देखेंगे। जो इसमें इम्पॉर्टेंट है वो हम आपको पहले बता देते हैं। इसमें मुख्य रूप से 3 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आप ध्यान से पढ़ते जाएंगे तो ये एक दूसरे से ही जुड़े हुए हैं। विचारधारा की भूमिका में लेनिज्म का क्या रोल है, रोल ऑफ आइडियोलॉजी। लेनिन ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ टू बी डन, अभी हमने आपको बताया कि इसकी पुस्तक एक एक करके हम इसके विचार में भी देखेंगे। तो 1902 में जो ये अपनी पुस्तक लिखता है तो उसमें ये बताता है, यानी व्हाट इज़ टू बी डन के अंतर्गत कहता है कि सर्वहारा वर्ग की जो विचारधारा है, मतलब सर्वहारा वर्ग को विचारधारा की ज़रूरत है, यानी उनको आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। उन्हें अपने लक्ष्य की ओर प्रेरित करने के लिए उपयुक्त नीतियों एवं कार्यक्रम की विचारधारा की ज़रूरत है। यानी वो कहता है जो सर्वहारा वर्ग है उनको जागरूक करने के लिए उपयुक्त नीति और कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए, ऐसा वह आइडियोलॉजी देता है और कहता है इसकी सर्वहारा वर्ग को सख्त ज़रूरत है। जिस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के लिए वह बता रहा है कि जिस प्रकार से सर्वहारा वर्ग के लिए साम्यवादी विचारधारा यानी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की ज़रूरत है, पूंजीपति वर्ग के लिए पूंजीवादी विचारधारा यानी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी की ज़रूरत है। उसी तरह से, उसी प्रकार से जो पूंजीवादी विचारधारा से अगर आपको टक्कर लेना है सर्वहारा यानी श्रमिक वर्ग को, अगर पूंजीवादी विचारधारा से श्रमिक वर्ग को टक्कर लेना है
तो साम्यवादी विचारधारा का विकास और प्रचार होना अति आवश्यक है। अब हम आपको इसमें संक्षेप में समझाते हैं। लेनिज्म कहता है कि जो साम्यवादी विचारधारा है वो सर्वाहार वर्ग के लिए है, और जो पूंजीवादी विचारधारा है वो पूंजीपति वर्ग के लिए है। लेकिन अगर हमको सर्वहारा वर्ग को साम्यवादी विचारधारा के लिए तैयार करना है तो हमें उपयुक्त रणनीति तैयार करनी पड़ेगी, ताकि हम श्रमिक वर्ग की चेतना को जागृत कर सकें और पूंजीवाद का टक्कर देने के लिए उन्हें उनके विरोध में खड़ा कर सकें। ऐसा लेनिन अपनी आइडियोलॉजी में देता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। ये तो रही आइडियोलॉजी लेनिन की, ये इम्पॉर्टेंट थी। सेकंड पॉइंट में आप लेनिन का साम्यवादी दल का सिद्धांत, इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में आपको ये देखने को मिलेंगे कि साम्यवादी दल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। ये लेनिन के द्वारा किया गया है, थ्योरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। मार्क्स के अनुसार आर्थिक अस्तित्व के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले संघर्ष की प्रक्रिया से श्रमिक वर्ग की चेतना का विकास स्वयं होता है, जिससे क्रांति होती है। यानी आप यहाँ समझ लीजिए, क्योंकि लेनिन ने तो मार्क्स का ही साम्यवादी विचारधारा अपनाया है, तो जब मार्क्स जो अपनी साम्यवादी विचारधारा में वो बताता है कि जो श्रमिक वर्ग है दिन प्रतिदिन जो पूंजीपति है उनको सताता है, उनसे अधिक क्रियाएं करवाता है, उनसे मेहनत करवाता है और उनसे अतिरिक्त मूल्य जो बचता है वो अपने खाते में रख लेता है और श्रमिकों को प्रताड़ित करता है। तो इस आधार पे श्रमिक धीरे धीरे अपने आप को प्रताड़ित देखकर उसे महसूस होगा या अपने प्रति वह जागरूक होगा, ये स्वयं उसकी चेतना का विकास होगा, जिससे ये संघर्ष करेंगे। पूंजीपति और सर्वहारा वर्ग में संघर्ष होगा और क्रांति होगी, जिसमें श्रमिक वर्ग अधिनायकवाद बनेगा। ऐसा तो मार्क्स ने बताया है, ठीक, क्योंकि मार्क्स मानता है जो श्रमिक वर्ग रहेगा उसकी चेतना यानी उसकी मानसिक का जो विकास रहेगा वह स्वयं होगा, क्योंकि वो पूंजीपतियों से प्रताड़ित होगा तो उसकी चेतना खुद ब खुद खुल जाएगी उसके प्रति। लेकिन लेनिन ऐसा नहीं मानता है। देखिए लेनिन क्या कह रहा है यहाँ पे। लेनिन मानता है कि मजदूर में चेतना का स्वतः विकास नहीं होगा। वह मान लिया है कि जो मजदूर वर्ग है वो सिर्फ मजदूरी करेगा और शाम को अपने अर्थ को लेगा, यानी पैसे को लेके, धन को लेकर अपने घर चला जाएगा। वो उसकी चेतना में विकास नहीं हो पाएगा इससे। तो वह कहता है, वह बताता है कि उसकी चेतना को विकसित करने के लिए यानी एक क्रांति यानी समाज के विकास के लिए, साम्यवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए एक शक्तिशाली और स्फूर्तिदायक दल के बिना क्रांति लाना संभव नहीं है। इसलिए इसी आधार पर वह बौद्धिक नेताओं का दल होना चाहिए, ऐसा वह स्वीकार करता है। यहाँ पे ये कहता है अगर मजदूर की चेतना को विकसित करना है तो हमें एक शक्तिशाली और बहुत ही बुद्धिमान नेताओं का एक दल बनाना चाहिए जो साम्यवादी दल के नाम से जाने जाएंगे। वही साम्यवादी दल मजदूरों की चेतना को जागृत करेगा, उन्हें क्रांति की ओर अग्रसर करेगा, तब जाकर साम्यवादी विचारधारा का क्या उसको बोलते हैं निर्माण हो पाएगा। लेनिन इस संगठित दल को सर्वहारा क्रांति का महत्वपूर्ण अंग मानता है, जो उन्हें जागरूक और सर्वाधिक क्रांतिकारी बनाएगा। यानी इस पूरे इसके विचारधारा में आप एक बात जान लीजिए कि लेनिन जो साम्यवादी दल की बात कर रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये मार्क्स से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। मार्क्स ने मजदूरों की चेतना का स्वयं विकास बताया, लेकिन लेनिन ने साम्यवादी दल का गठन करके मजदूरों की चेतना का विकास बताता है। अब हम तीसरे पॉइंट में देखेंगे जो कि लेनिन की साम्राज्यवाद संबंधी सिद्धांत है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसकी जो पुस्तक है इस पर आधारित वो है, हमने आपको बताया था, इम्पेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, यानी जो पूंजीवाद की चरम सीमा रहेगी उसी को ही यह साम्राज्यवाद का रूप देता है। लेनिन ने 1916 में अपनी पुस्तक
ये जो इम्पेरियलिज्म यानी साम्राज्यवाद जो है इसको लिखी थी। अब हम आगे देखेंगे कि लेनिन क्या साम्राज्यवाद के बारे में अपनी विचारधारा को देता है और कैसे साम्राज्यवाद को यहाँ मानता है या बताता है। मार्क्स ने पूंजीवाद को मिटाने का प्रचार किया, वहीं लेनिन ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए उसमें कुछ नए आयाम को जोड़ दिया और बताया कि पूंजीवाद अपनी चरम अवस्था में पहुंच चुका है। इस अवस्था में छोटे छोटे प्रतिस्पर्धी जो उद्यमी हैं मैदान से बाहर हो चुके हैं, सारे अधिकार पूंजीवाद ने ले लिए हैं। अब आप यहाँ पे समझिए, जब लेनिन था तो उस समय पूंजीवादी जो व्यवस्था थी अपनी चरम सीमा पे थी। जो छोटे छोटे उद्योगकर्ता थे यानी जो परिश्रम करवाते थे श्रमिक से, फिर छोटे छोटे अपना उद्योग जमा करके रखे थे एक एक कंट्री में, वो मैदान से बाहर हो चुके हैं। सारी जो पूंजी है वो किसी एक के हाथ में एकत्रित होने लगे, यानी कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे एक कंट्री में कुछ लोगों के। इसके पहले जो था जैसे छोटे छोटे क्षेत्र को ले लें तो उसमें कई सारे ऐसे पूंजीपति हुआ करते थे जो श्रमिकों से अपना कार्य लेते थे, लेकिन अब उन पूंजीपतियों से ही, जो छोटे क्षेत्र के पूंजीपति हैं उनसे ही कार्य लेना आरंभ कर देते हैं बड़े उद्योग वाले पूंजीपति। तो ये कहता है जो सारे अधिकार है उन पूंजीवाद के अंडर में आ जाते हैं, और जो छोटे छोटे पूंजीपति वर्ग हैं, ये छोटे क्षेत्र के पूंजीपति वर्ग हैं, वो अब इस मैदान से बाहर निकल चुके हैं। अतः लेनिन इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो विकसित राष्ट्र है, विकसित राष्ट्र में जो पूंजीपति वर्ग हैं वो सिर्फ राष्ट्र स्तर पर तो ही नहीं बल्कि सर्वहारा वर्ग का शोषण जो करते थे राष्ट्र स्तर पे, इसके पहले जो राष्ट्र स्तर पे सर्वहारा वर्ग का शोषण करते थे, अब वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुके हैं। अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पूंजीपति वर्ग साम्राज्यवाद का एक बहुत बड़ा जाल फैला दिए हैं, फैलाकर अब छोटे छोटे राज्यों का वो शोषण करने लगे हैं। यानी अब जो ये विकास क्षेत्र था एक राष्ट्र से ना होकर बल्कि अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पहुंच चुका है और ये साम्राज्यवाद का रूप धारण कर लिया है, यानी उपनिवेश का। जिस तरह से आप समझ सकते हैं हमारा भारत गुलाम हुआ था, तो अंग्रेजों ने जिस तरह से यहाँ पे अपने साम्राज्य को स्थापित किया, यहाँ उपनिवेश अपने बनाए, पहले तो इन्होंने छोटे छोटे रूप में अपने उपनिवेश स्थापित किए, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ लगाई, यहाँ से कच्चे माल ले जाकर अपने यहाँ से बने हुए पक्के माल लाते थे। लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि लोगों के विचारों को ये बदल कर यहाँ के श्रमिकों से अत्यधिक कार्य लेकर अपनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, उद्योग, कारखाने यहाँ पे विकसित करके अपने क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय, अपने कपड़े के उद्योग, ये सारे धीरे धीरे स्थापित करके इन्होंने एक साम्राज्यवाद यानी सारे कंट्री पर अपना अधिकार जमा लिया था। उसी को ही इसने साम्राज्यवाद का दर्जा दिया है, यानी अब ये बड़े स्तर पर आकर लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं जो पूंजीपति वर्ग है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लेनिन ने अपने साम्राज्यवाद सिद्धांत में कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का ही अंतिम चरण है। इसने देखिए जो साम्राज्यवाद को है इसने अपना उसको अंतिम चरण माना है। लेनिन मार्क्स के इस विचार से पूर्णतः सहमत है कि जो पूंजीवाद का अधिक से अधिक केंद्रीकरण होने लगता है, जिससे बड़े पूंजीपति बड़ी मछलियों के समान छोटे पूंजीपतियों को निगल जाते हैं। यहाँ पे मार्क्स का एक विचार है, मार्क्स जो पहले कोटेशन देता है कि बड़े पूंजीपति बड़ी मछलियों की तरह छोटे पूंजीपतियों को छोटे मछलियों की तरह निगल जा रहे हैं, यानी बड़ी मछलियाँ छोटे मछलियों को निगल जा रहे हैं। तो इस तरह से लेनिन मार्क्स के इन विचारों से पूर्णतः अब सहमत है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि जो पूंजीवाद का विस्तार है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होने लगा है, तो इसी को इसने साम्राज्यवाद का सिद्धांत माना है। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट था सिद्धांत। अब हम आगे नेक्स्ट लास्ट देखेंगे, सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व के स्थान पर साम्यवादी दल के अधिनायकत्व का सिद्धांत। सॉरी, यहाँ अधिनायकत्व है। मार्क्स द्वारा सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की अवधारणा जो थी
उसको लेनिन ने परिवर्तित करके साम्यवादी दल को अधिनायकवाद का स्थान दे दिया है। यानी जो मार्क्स ने दिया था, मार्क्स ने श्रमिकों को अधिनायकवाद का स्थान दिया था। यानी क्रांति के बाद जिस सत्ता को यहाँ स्थापित करना चाहता था मार्क्स, वह कहता है, बताता है कि अब कोई ऊंच नीच नहीं रहेगा, अब व्यक्ति को आवश्यकता अनुसार उसकी सभी चीजें मिल जाया करेंगी अगर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र स्थापित होता है। लेकिन लेनिन इसके स्थान पे यह बताता है कि श्रमिक अपने क्रांति के लिए और अपने चेतना को जागृत करने के लिए सक्षम नहीं है। ये यहाँ पे मानता है कि इनको जागृत करने के लिए एक दल की आवश्यकता होगी, जिसको इसने साम्यवादी दल माना है। तो अब ये जो कह रहा है मार्क्स, अब बताता है कि अधिनायकवाद के स्थान पे अब क्या आना चाहिए, साम्यवादी दल आना चाहिए, जो मजदूरों को जागृत करेगा और उनको पुश करेगा कि आप क्रांति के लिए आगे बढ़िए और साम्यवादी व्यवस्था में आप भी अपना हाथ बटाइए। लेकिन लेनिन मानता है कि श्रमिक जो वर्ग है उनके द्वारा अपने नेतृत्व में न क्रांति की जा सकती है और ना ही वो शासन पर नियंत्रण कर सकते हैं। यानी जब साम्यवादी विचारधारा उत्पन्न होगी या साम्यवादी राज्य स्थापित होगा, तो उसमें जो श्रमिक है इसके लिए एबल नहीं है, यानी इसके योग्य नहीं है कि वो एक शासन को चला सके और एक क्रांति को ला सके। तो इसलिए इसने अधिनायकवाद का जो रूप है वह कुछ बुद्धिमान लोगों को देता है, जिसको साम्यवादी दल का रूप लेनिन मानता है। अधिनायकवाद का कार्य थोड़े से बुद्धिमान साम्यवादी दल के नेताओं के द्वारा ही किया जा सकता है, जो श्रमिक संगठन का संचालन करेंगे। अब यही साम्यवादी दल मिलकर श्रमिक संगठनों का संचालन करेंगे और एक तरह से कहें तो साम्यवादी व्यवस्था का भी ये पूर्ण रूप से यही संचालन करते भी हैं। अब हम एक छोटा सा और इसमें शब्दावली है उसको देख लेंगे। लोकतांत्रिक केंद्रवाद या डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म, क्या इस शब्द को इसने यूज किया है लेनिन ने 1905 में दलित संगठन के सिद्धांत को दिया है, जो कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का इसने पहली बार प्रयोग किया है और दल के नेतृत्व का निर्णय चुनाव के माध्यम से किया जाएगा। वही दल का नेता श्रमिक वर्ग के प्रति उत्तरदायी होगा। यानी देखिए अब यहाँ पर इसने लोकतांत्रिक यानी डेमोक्रेटिक की भी बात की है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा कि लोकतांत्रिक केंद्रवाद शब्द का प्रयोग किसने किया है, तो लेनिन ने किया है। लेनिन ने इसको दिया है और यह बताता है कि जो दल का नेतृत्व करता होगा, यानी जो लीडरशिप का कार्य करेगा साम्यवादी दल का, उसका चुनाव होगा, चुनाव के माध्यम से उसको चुना जाएगा, वही श्रमिकों के प्रति उत्तरदायी होगा। श्रमिक अपने कार्य उनसे कराएंगे या साम्यवादी विचारधारा का संचालन पूर्ण रूप से समाज में व्याप्त हो जाएगा। इस तरह से लेनिन ने अपने विचारधारा रखे, यानी मार्क्स के विचारों को थोड़ा सा परिवर्तित करके या अपने विचारधारा को देता है। आगे चलकर ये बहुत ही प्रोग्रेसिव रूप धारण कर लेते हैं। जैसे आज आप दुनिया में मान सकते हैं कि साम्यवादी जो है, आप चाइना को ले सकते हैं। देखिए चाइना में भी वही हाल है कि आप सभी के लिए एक जैसी व्यवस्था, अमीर हो या गरीब हो, सबके बच्चे एक स्कूल में जाएं, अमीर हो या गरीब हो, सभी का एक ही हॉस्पिटल में इलाज हो सकता है एक ही मूल्य पर। तो इस तरह से लेनिन का जो साम्यवाद या जो साम्यवादी विचारकों का जो विचार रहा है, वो समानता लाने की विचार करता है, ऊंचा नीचा ये सारी भावना को समाप्त करता है। धीरे धीरे ये बहुत सारे कंट्रियों में अपना कंट्रीब्यूट करते भी हैं। चलिए इसी के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है और लेनिन का ये कंप्लीट चैप्टर था। और लेनिन की आप पुस्तकें जरूर याद करिएगा। लेनिन का जो साम्यवादी दल का सिद्धांत है ये में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और सेकंड जो है साम्राज्यवाद यानी द हाईएस्ट कैपिटलिज्म, जो स्टेज बताता है कैपिटलिज्म का, वो इम्पॉर्टेंट है। ये दो चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और ये देखिए डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक केंद्रवाद की भी बात करता है 1905 में, उसको भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है।
धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।